Hello everyone. Oh, very good morning, students. I'm Deepa, and again, I'm with the same chapter, chapter 5 History When People Rebel 1857 and After This. So, students, in my previous video, I have explained about why the revolt of 1857 is known as First War of Indian Independence and why it started, why the people had decided to took part in this revolt of 1857 and why the several violent uprisings took place and how British managed to crush the revolt. So today we'll discuss about what are the causes behind revolt of 1857. As I have explained you that there are so many types of causes are there, like economic causes, religious and cultural causes, and military causes. You can see political causes, immediate causes, right students? So these are the different, we can't say that there is only one cause behind it. The people was depressed and they were enraged because of the Britishers different policies and the rules which they just imposed on the people of India. So let's discuss what are the economic causes behind it. So here are the some economic causes, students. The Britain used India as a source of raw materials for its own industries. It flooded India with cheap machine-made goods from Britain. The land revenue systems put in place by the British were another major cause of discontent. The British took away their land and auctioned it. As a result of these policies, there were recurring famines and many suffered extreme poverty. All the high posts in army, civil services, police and judiciary were reserved for the British. So here are some of the causes. Now I am going to explain it in Hindi, students. कि जो ब्रिटेन ने इंडिया को एक रॉ मटेरियल का सोर्स बना रखा था, जिसके थ्रू वो क्या करते थे, अपनी ओन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे. उसके बाद उसी मटेरियल को अपने मशीन से बहुत चीप रेट्स में उसको प्रिपेयर करते थे, जो क्लोथ वगैरह थे और उन चीज़ों को, और उसके बाद फिर ला करके वापस हमारे देश में हाई रेट्स पर बेचते थे. इसकी वजह से क्या हो रही थी, इंडिया बिल्कुल फ्लडेड होती चली जा रही थी. सेकंड मेजर पॉइंट था कि इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, ये एक मेजर कॉज बना इनके डिसकंटेंट का. आपने देखा कि किस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट में जो बंगाल में इन्होंने फिक्स किया था रेवेन्यू एज सच अ हाई लेवल दैट नॉट ओनली द पुअर पीजन बट इवन मैनी जमींदार्स फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे that the amount is required for the paying as a revenue. So we have learned it in previous chapter, students. The British took away their land and auctioned it. उसके बाद इतना ज़्यादा हाई उसको इतना ज़्यादा अमाउंट लेने के बाद अगर वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते तो उनकी लैंड को क्या कर देते थे, ऑक्शन कर देते थे, नीलाम कर देते थे, हाईएस्ट बिडर लगा लगा के, यानी कि बहुत हाई बोलियां लगा लगा के. एंड वो यूजुअली सिटी बेस्ड ट्रेडर हु बॉट लैंड ओनली एज अ मीन ऑफ मेकिंग मोर मनी. और कैसे लोगों को बेचते थे, जो लोग केवल पैसों के लिए ही ज़मीनों को खरीदते थे. दे डिडंट डू एनीथिंग टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. उन्होंने कुछ भी नहीं किया. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, जब हमने इंडिगो कल्टिवेशन पढ़ा हमने, फिर हमने देखा किस तरीके से हमारे कल्टिवेटर्स परेशान हुए. दीज एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड पुश द पीजन फर्दर एंड फर्दर इनटू डेट टिल दे लॉस्ट ऑल देयर लैंड. और ये जो लैंडलॉर्ड से ये क्या करते थे, इतना ज़्यादा उनको लोन देते थे. उसके बाद जब वो उस लोन को फिल नहीं कर पाते थे तो फिर से वो किस में आ जाते थे, कर्ज में डूब जाते थे, डेट में डूब जाते थे. एंड दे लॉस्ट ऑल देयर लैंड एंड बिकेम लैंडलेस. और कैसे हो जाते थे, बिना ज़मीन के हो जाते थे. और फिर उनको बनना पड़ता था बॉन्डेड लेबरर्स फॉर द लाइफ टू द लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स. वो मनी लैंडर्स के लिए और लैंडलॉर्ड्स के लिए बॉन्डेड लेबरर्स बन जाते थे. तो दिस वॉज द प्रॉब्लम जो कि फेस कर रहे थे. हमने जब देखा कि जो हमारे गुड्स ब्रिटेन
यहाँ हमारे यहाँ पर लेकर के आकर बेचते थे, उसकी वजह से जो हमारे इंडिया की जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत सफ़र कर रही थी। एक स्टीप डिक्लाइन एंड मिलियंस ऑफ आर्टिशन वर रेंडर्ड जॉबलेस। क्या हुआ कि इतना ज़्यादा यहाँ पर हमारे जो आर्टिशियंस थे वो जॉबलेस हो गए, हमारी इंडस्ट्रीज़ में कोई काम ही नहीं बचा। टू अर्न अ लिविंग एंड अनएम्प्लॉयड वर्किंग टर्न टू एग्रीकल्चर विच इंक्रीज द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड विच वॉज ऑलरेडी अंडर ट्रमेंडस स्ट्रेस। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया लोगों की वजह से, क्योंकि लोगों को तो उनकी सर्वाइवल के लिए पैसे ही नहीं मिल रहे थे। दे आर नॉट एबल टू अर्न मनी एंड दे आर नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉयमेंट फॉर दैट, फॉर द सर्वाइवल। और उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो था वो भी ये लोग क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल के रूप में अपने ब्रिटेन को ले जाते थे और फिर उसको जा कर के चीप मशीन मेड गुड्स बनाते थे। एंड फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इतनी सारी चीज़ों के बाद क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज पॉलिसीज़, ये जो इतनी ऐसी पॉलिसीज़ थी उसके बाद अचानक से अपने देखा कि बहुत सारे फिमेंस आ गए हमारी कंट्री में, और हम लोग कैसे हो गए, बहुत एक्सट्रीम सफरर बन गए एंड मैनी सफर्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी, और हम लोगों का लोग गरीब होते चले गए। जितनी भी हाई पोस्ट होती थी आर्मी में, सिविल सर्विसेज में, पुलिस में एंड जुडिशरी वगैरह में, दीज आर रिजर्व फॉर द ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी, मतलब पहले से ही आरक्षित थी, इसमें केवल ब्रिटिशर्स ही अपॉइंट होते थे। सो लेट्स सी फर्दर स्टूडेंट्स कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। So here we can see the religious and cultural causes. uh, कुछ ऐसे वजह थी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रिलीजियस और कल्चरल कॉज भी इसके पीछे थे। हमने यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स कि जब ये सारी चीज़ें इन्होंने रिजर्व कर दी यहाँ पर, तो इसकी वजह से हमारे देश में जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे वो बहुत परेशान हो गए। द पुअर पे एंड स्टार्क कंट्रास्ट इन लिविंग स्टाइल्स, उनको मतलब, और इंडियन एंड द ब्रिटिश अपसेट द एजुकेटेड इंडियंस, मतलब उन लोगों को लगता था कि इतनी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद उनको कोई बेटर पेइंग जॉब मिलनी चाहिए, बट बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मिलने चाहिए फॉर द प्रमोशन इन द गवर्नमेंट सर्विस, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद रिलीजियस और कल्चरल कॉजेस ऐसे रहे कि during the Governor Generalship of Lord Bentinck 1825 to 35, several social and educational reform were introduced in India. काफ़ी सारे मतलब रिफॉर्म्स किए इन्होंने हमारी कंट्री इंडिया में। ये टाइम पीरियड है 1825 से 1835 तक का, जिस टाइम पे गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड बेंटिक। बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए जिसमें वन very important reform is that is sati pratha. We all know what happened in sati pratha, the practice where widows were burnt alive on the funeral pyre of their husbands, right? कि इसमें क्या होता था कि अगर किसी मेल की डेथ हो जाती थी और जो उसकी वाइफ होती थी उसको भी मतलब जिंदा जला दिया जाता था उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पायर पे। इसको हिंदू कस्टम अप्रिशिएट करता था उस टाइम पे, लेकिन ब्रिटिश ओपनली क्रिटिसाइज सम हिंदू कस्टम्स, कुछ हिंदू कस्टम्स को उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया। एंड सती प्रैक्टिस वो where widows were burnt alive on the funeral pyre of their husband were banned। इसको क्या कर दिया इन्होंने, बैन कर दिया। सेकेंड क्या था, हमारी कंट्री में विडोज़ की रिमैरिजेस अलाउड नहीं थी, बट द रिमैरिज ऑफ विडोज़ वो सेंक्शन बाय लॉ। इन्होंने इसको क्या कर दिया, लॉ के थ्रू सेंक्शन कर दिया कि इसे मान्य घोषित कर दिया कि इसको अब विडोज़ की रिमैरिज हो सकती है। उसके बाद इंडियन थॉट द ब्रिटिश वर इंटरफेयरिंग नीडलेसली इन देयर एज ओल्ड कस्टम। तो लोगों को लगने लगा कि क्या ये हमारे धर्म में और हमारे जो पुराने कस्टम्स हैं इसमें क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न बना कि लोग अगेंस्ट होते जा रहे थे ब्रिटिशर्स के। नाउ सम मोर रीजन्स आर ऑल्सो देयर, लेट्स सी। Introduction of English medium education, especially by Christian missionaries, was seen as a ploy to convert Hindus and Muslims to Christianity. And Muslim leaders in Bengal started Wahhabi movement to protest against rapid loss of power and wealth suffered by Muslim in India. Persian was removed as an official language of Bengal and replaced with English.
and Wahhabi movement became popular among the sepoys. Indian society was insecure and angry, and this anger grew after British passed a law which made it possible for children to inherit their father's property even if they changed their faith. स्टूडेंट, एक वहाबी मूवमेंट था जो कि मुस्लिम लीडर्स ने बंगाल से स्टार्ट किया था, जिसमें उनको ये लग रहा था कि जो रैपिड लॉस हो रहा था पावर और वेल्थ का, उसकी वजह से मुस्लिम्स बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने ये वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया. हमने देखा कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारी लैंग्वेजेस को रिमूव करके अपने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में होने लगा. और तो लोगों ने इसको कैसा सीन किया, ऐसा देखा कि वो सीन एज अ प्लॉय टू कन्वर्ट हिंदू मुस्लिम टू क्रिश्चियनिटी. ये लोग क्या चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को क्रिश्चियंस बनाना चाह रहे हैं. इट्स सीन एज अ प्लॉय. स्टूडेंट्स, से प्लॉय मीन्स होता है डबल क्रॉस करना, मतलब कोई चाल चलना, कि ये एक चाल है जो कि ये हमको क्रिश्चियन बनाना चाह रहे हैं हिंदूज और मुस्लिम्स को, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हमारी हिंदी लैंग्वेज को भी नहीं रखा और पर्शियन को भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो बंगाल से रिमूव कर दिया, एंड रिप्लेस बाय विच लैंग्वेज, विद इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. एंड वहाबी मूवमेंट बिकेम पॉपुलर अमंग द सिपॉइज, और इसमें ये ज़्यादातर वहाबी मूवमेंट जो था सिपॉइज के बीच में पॉपुलर रहा. इसमें था द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज मेड द कंजर्वेटिव पीपल इन इंडियन सोसाइटी इनसिक्योर एंड एंग्री. क्या हुआ कि कुछ इंडियन सोसाइटी के लोग जो कि बहुत कंजर्वेटिव विचारधारा के थे, उनको बहुत इनसिक्योर फीलिंग आने लगी और बहुत नाराज़गी रही उन लोगों के अंदर कि जो पॉपुलरिटी है क्रिश्चियन मिशनरीज की ये बढ़ती चली जा रही है ना. दिस एंगर ग्रू आफ्टर ब्रिटिश, और ये सबसे ज़्यादा कब बढ़ा, ये जब ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा लॉ पास कर दिया जिसके थ्रू चिल्ड्रन टू इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी इवन इफ दे चेंज देयर फेथ. आपने देखा कि पहले इन्होंने क्या कहा था कि जो जितने भी जो किंग हैं, क्वींस हैं, जिनके सन अडॉप्टेड होंगे या फिर जो उनके मतलब रियल सन डॉटर नहीं होंगे, उनको क्या करेंगे, ये इनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट नहीं रहेगा, और वो जो किंगडम है वो ब्रिटिश अम्पायर के मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला जाएगा. लेकिन फिर इन्होंने यहाँ पर एक लॉ पास कर दिया कि अगर उसको अपनी फादर की प्रॉपर्टी लेनी तो वो चाहे तो अपना फेथ को चेंज कर सकता है, मतलब अपना धर्म बदल ले तो उसके लिए हम एग्री हो जाएंगे, वो फिर अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है. तो इसकी वजह से लोगों में बहुत नाराज़गी आ गई. नेक्स्ट जो रीज़न रहा वो था हमारा वह मिलिट्री कॉज भी. वो मिलिट्री में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई सेना में. इन द आर्मी नो इंडियन कुड बिकम एन ऑफिसर. ये सबसे बड़ा इशू था कि जो आर्मी थी उसमें ये लोग सिर्फ ऑफिसर्स जो बनाते थे ब्रिटिशर्स को ही बनाते थे, जो हाई रैंक्स होती थी, एंड इंडियन वर नॉट अलाउड टू राइज इन देयर जॉब्स बियॉन्ड द रैंक ऑफ सर्जेंट. Here I am just telling you what is the meaning of sergeant. Sergeant is an officer with low position in the army or we can say in air force also. तो वो सर्जेंट से ऊपर तो हमारे इंडिया के कोई भी इंडियन ऑफिसर नहीं बन सकता था, हाई लेवल ऑफिसर नहीं बन सकता था. तो इससे भी लोग बहुत परेशान थे कि वो बहुत एजुकेटेड होने के बावजूद भी उनको मतलब वो पोजीशन नहीं मिल रही है, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जॉब में कोई प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है. After that, many sepoys felt their religion was threatened by the policies of the British. They were not allowed to wear the mark of their caste. कुछ लोग जैसे अपने कास्ट का या फिर अपने रिलीजन का कुछ मार्क पहन लेते हैं, जैसे कि कुछ गले में डाल लेते हैं या हैंड में ब्रेसलेट के रूप में पहन लेते हैं, या कुछ भी कोई मार्क करता है, अपने फॉरहेड पे तिलक वगैरह लगाता है. तो ये सब चीज़ें भी वो उन लोगों ने क्या कर दी, प्रोहिबिटेड कर दी. एंड वी कैन से कि they were not allowed to wear mark on their caste or on their foreheads also. तो ये भी एक रीज़न बना कि लोगों को अपने धर्म को अच्छे से अपनाने का अधिकार भी वो छीनते चले जा रहे थे. हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे थे. उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक एक्ट पास किया. According to new act passed, the General Service Enlistment Act of 1857.
ये द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1857 था. द सिपॉइज वर फोर्स्ड टू गो अब्रॉड टू फाइट वॉर्स दो द हिंदू फेथ प्रोहिबिटेड देम फ्रॉम क्रॉसिंग द सीज. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में था कि हमारा ये जो समुद्र हम पार करके लोग जाना अप्रिशिएट नहीं करते थे इस चीज़ को. उस टाइम पे हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं था और लोग जाया भी नहीं करते थे. लोग जानते थे हम अपने खुद की ज़मीन पर ही जो भी करेंगे वो करेंगे. लेकिन इन्होंने एक लॉ बना दिया 1856 में, और इस लॉ का नाम था द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. इसके थ्रू क्या करते थे, हम लोगों को फोर्सफुली हमारे सिपाहियों को अब विदेश भेजा जाता था लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, जिसमें क्या होता था हमारे धर्म को ठेस पहुंच रही थी. क्योंकि जब हम अब्रॉड जा रहे थे तो हमको क्या करना पड़ रहा था, क्रॉसिंग द सीज, वी हैव टू क्रॉस द सीज. इसकी वजह से भी मिलिट्री में भी जो सेना में जो था एक एंगर और डिसकंटेंट की फीलिंग डेवलप होती चली गई. Indian soldiers in the British Army was many times more. This gave the sepoys courage to rise and revolt. और उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने फाइट किया जाके, अपनी कंपेन को बाहर किया जाके सिपॉइज ने, तब उनको ये पता चला कि दे कुड फाइट एज वेल एज ब्रिटिश सोल्जर्स. जैसा कि ब्रिटिश सोल्जर्स लड़ रहे हैं वैसे ही वो भी अच्छे से लड़ रहे हैं. दे न्यू दैट द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी वॉज मैनी टाइम्स मोर. क्या है, आर्मी जो है हमारी इंडिया के सोल्जर्स क्या है ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादा हैं. तो फिर इनको ये इस चीज़ से इनको थोड़ा सा करेज मिला और इन्होंने इनके अंदर टू राइज इन रिवोल्ट, मतलब सोचा कि एक विद्रोह कर देना चाहिए इनके अगेंस्ट में. तो सेना के लोग इन सब कारणों से रिवोल्ट ऑफ 1857 में जुड़े थे. So let's see students, what are the political causes behind it. Here are some political causes. The British had dispossessed many Indian rulers of their territories. The British policies for annexing more state-like subsidiary lines and doctrine of lapse caused resentment and insecurity among the Indian rulers. The annexation of Awadh on ground of misgovernance was seen by them as a great betrayal, and they were waiting to protest. Under the doctrine of lapse, the British annexed Jhansi also. After that, Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Wajirao II, was refused pension. Students, देखिए, here I am just telling you what is the meaning of dispossessed. We can say कि deprive कर देना, कि deprive someone of land or property, यानी कि किसी को बेदखल कर देना. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे कुछ इंडियन रूलर्स को उनकी टेरिटरी से क्या कर दिया, डिस्पोजेस कर दिया, डिप्राइव कर दिया और बेदखल कर दिया, हटा दिया. मतलब द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज एनेक्सिंग मोर स्टेट, और उनकी एक पॉलिसी थी कि मोर एंड मोर स्टेट्स को वो एनेक्स करते चले जाते थे, अपने में मिलाते चले जाते थे, जब्त करते चले जा रहे थे. और जब एक बार क्या होता था कि जब ये उनका स्टेट को एनेक्स कर लेते थे तो वहाँ की आर्मी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती थी, डिसबैंडेड हो जाती थी, और वहाँ के लोग क्या होते थे, जॉबलेस हो जाते थे, और सोल्जर्स लॉस देयर जॉब्स एंड देयर इनकम, फिर उनकी इनकम भी ख़त्म हो जाती थी. इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत पॉवर्टी आ जाती थी लोगों के बीच में. एंड वी हैव लर्नड अबाउट सब्सिडरी लैंड्स इन द प्रीवियस चैप्टर एंड वी नो वेरी वेल व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसमें क्या हो रहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जिनके भी जो फोर्थ कमिंग जनरेशन में जिनके पास भी उनके सन जो अडॉप्टेड हैं, उनका रियल सन या डॉटर नहीं होता था, उसकी क्या होती थी, जो प्रॉपर्टी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चली जाती थी. इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट था और बहुत इनसिक्योरिटी थी अपने इंडियन रूलर्स को कि उनके सारे राज क्या होते जा रहे हैं, एनेक्स होते चले जाते हैं, हड़प लिए जा रहे हैं. उसके बाद ना अवध को एनेक्स किया गया किस बेसिस पर कि वो लोग अपनी अच्छे से नहीं, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से नहीं, मिस गवर्नेंस के तहत उसको एनेक्स कर लिया. इससे भी लोगों के अंदर क्या आया, बहुत गुस्सा आया, और लोगों ने उस गुस्से को ग्रेट बिट्रेल एंड दे वर वेटिंग टू प्रोटेस्ट, और वो वेट ही कर रहे थे प्रोटेस्ट का. फिर उन्होंने कब रिवील किया, बिट्रेल मीन्स होता स्टूडेंट्स रिवील करना, प्रकट करना, अपने नाराज़गी को, गुस्से को प्रकट करना. फिर ये उन्होंने प्रोटेस्ट के थ्रू, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करके शो किया. अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वी नो वेरी वेल कि ब्रिटिशर्स ने झांसी को भी एनेक्स कर लिया था,
है ना। और नाना साहब जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकेंड के, इनको पेंशन देने से मना कर दिया था. Let's see, there are some more political causes are also there. पेंशन पेड टू मुगल एम्परर वॉज रिड्यूस ड्रास्टिकली. क्या हुआ, जो मुगल एम्परर को मिल रही थी, और मुगल एम्परर कौन थे उस टाइम पे, हमारे बहादुर शाह जफ़र थे ना, उनको क्या किया लोगों ने, मतलब मना कर दिया कि मतलब धीरे धीरे करके उनकी पेंशन को रिड्यूस करते चले जा रहे थे कि आपको इतने की ज़रूरत ही नहीं है. इन मैनी रीजन्स रिवोल्ट वॉज लेड बाय द रूलर हु हैड लॉस्ट देयर किंगडम्स टू द ब्रिटिश. और क्या हुआ कि जो रूलर्स थे, जिन्होंने अपने किंगडम को खो दिया था, उनके अंदर बहुत रिवोल्ट की फीलिंग डेवलप हो गई थी. मतलब वो लोग बहुत एंगर और डिसकंटेंट की फीलिंग डेवलप हो गई थी. सो एंड इन मैनी रीजन्स रिवोल्ट वॉज लेड बाय रूलर हु हैड लॉस्ट देयर किंगडम टू द ब्रिटिशर्स. बहुत सारे एरियाज़ में रिवोल्ट को लीड किसने किया, उन रूलर्स ने जिन्होंने अपने किंगडम को खो दिया था. Once a state was annexed, the army was disbanded, all the soldiers lost their jobs and their incomes also. They were reduced to poverty. गरीब होते ही चले जाते थे और सैनिकों की जॉब चली जाती थी और उनको पैसा, आमदनी का जो स्रोत होता था वो बंद हो जाता था. Their hatred toward the British spread among the common people. इस तरीके से जो लोगों की नाराज़गी थी, जो एक मतलब हम कह सकते हैं कि नफ़रत की जो भावना थी वो ब्रिटिशर्स से कॉमन पीपल्स में स्प्रेड होती चली गई, कॉमन पीपल्स तक पहुंच गई उनकी नफ़रत. नाउ हियर वी कैन डिस्कस व्हाट इज़ द इमीडिएट कॉज बिहाइंड. अभी तक हमने देखा कि कितने सारे इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, रिलीजियस कल्चरल कॉजेज़ भी थे, और मिलिट्री कॉजेज़ भी थे, और पॉलिटिकल कॉजेज़ भी थे. नाउ विल सी व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज. कैसे, मतलब वो क्या मेन कारण था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट मतलब इतना मिसमैनेज हो गया. प्लान्ड डेट से पहले ही ये रिवोल्ट कर दिया गया. लोगों ने, मतलब लोगों का गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ पाया. ऐसा क्या हुआ, वो एक इमीडिएट कॉज है हमारा. So let's discuss it. Anger of people just needed a spark to set off the revolt. The spark came to set off the revolt. The spark came from the new Enfield rifle that the British introduced in the army in 1857. To prevent the iron cartridge from rusting, it was smeared with grease. A rumor spread that the grease used was the fat of cows and pigs. The sepoys were enraged, believing that the British was deliberately using these greased cartridges to defile the religion of both the Hindus and the Muslims. The soldiers refused to use the cartridge, and Mangal Pandey, who led the revolt, was hanged. स्टूडेंट, क्या हुआ कि लोग इतना परेशान हो चुके थे. जो हमारे प्रीवियस जितने भी रीजंस रहे हैं, आपने जो प्रीवियस रीजंस देखे, उनके थ्रू इतना परेशान हो गए ये हमारे लोग, और किंग्स भी, और जितने भी रूलर्स भी थे, ज़मींदार्स, लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर्स, एंड जो कल्टिवेटर्स हैं, पीजेंट्स, और जितने भी कॉमन पीपल्स थे, सब बहुत परेशान थे. बस एक स्पार्क की ज़रूरत थी, एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत थी. और वो चिंगारी इनको किस रिवोल्ट के लिए किससे मिली. ब्रिटिशर्स ने आर्मी में 1857 में एक इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की, जिसमें क्या होता था कि आयरन से रस्टिंग से बचाने के लिए उसमें एक कार्ट्रिज यूज़ किया जाता था. टू प्रिवेंट द आयरन कार्ट्रिज फ्रॉम रस्टिंग, उसको इट वॉज स्मियर्ड विद द ग्रीस. एक ग्रीस यूज़ किया जाता था. और एक र्यूमर स्प्रेड हो गई कि जो ग्रीस यूज़ किया गया है ये किससे बना है, फैट ऑफ पिग्स एंड काउज, मतलब चर्बी से बना है. ये कारतूस है जो कि चर्बी से बना हुआ है, पिग के और काउ से. तो सिपॉइज वर enraged मीन्स व्हाट, टू मेक समबडी वेरी एंग्री. बहुत गुस्सा हुए, बहुत नाराज़ हुए लोग.
जिसकी अब स्टूडेंट्स कार्ट्रिज मीन्स आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये स्मॉल ट्यूब दैट कंटेन्स एक्सप्लोजिव पाउडर एंड अ बुलेट, ठीक है. वी कैन से कि कार्ट्रिज दैट होल्ड्स a closed container that holds something that is used in machine, or we can say in bullet also, ठीक है. तो ये जो कारतूस था, इसकी वजह से जब लोग इसको यूज़ करते थे तो क्या करना पड़ता था, इनको अपने मुंह से उसको खींचना पड़ता था और उसको टच कराना पड़ता था, मतलब लोगों को मुंह में टच कराना पड़ता था, फिर वो यूज़ किया जा सकता था. तो फिर जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि जो हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग काऊ को सेक्रेड मानते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं. तो और जो मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग जो फ्लैश ऑफ पिग है वो क्या है, फॉरबिडन है, ठीक है, वो नहीं यूज़ करते हैं. तो इनको ये लगने लगा कि इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत नाराज़गी आ गई कि ये जानबूझकर दे वर डूइंग, ब्रिटिश वाज डेलिबरेटली यूजिंग द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, ये ग्रीस लगा करके इन कार्ट्रिजेस को ये जानबूझकर यूज़ कर रहे हैं टू डिफाइल द रिलीजन, क्या करने के लिए, हमारे रिलीजन को डिफाइल करने के लिए. द मीनिंग ऑफ डिफाइल इज डैमेज द प्योरिटी, मतलब अशुद्ध करना, पल्यूट कर देना, मैला कर देना, मतलब जानबूझ के जो हमारे रिलीजन, हमारे धर्म की पवित्रता है उसको क्या करना चाह रहे हैं, ये अशुद्ध करना चाह रहे हैं. इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत नाराज़गी हो गई. एंड ब्रिटिश डेलिबरेटली, मतलब ये जानबूझ कर, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं. तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भर गया और सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया उस कार्ट्रिज को यूज़ करने से. मंगल पांडे जो कि एक ट्रुप का लीडर था, उसने क्या किया, अपने एक रिवोल्ट लेड कर दिया उसने, और अचानक से उसने जा कर के एक ऑफिसर को किल कर दिया. एंड इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको उनको मंगल पांडे जी को हैंग कर दिया. इसकी वजह से सैनिकों में बहुत ज़्यादा एंगर और डिसकंटेंट की फीलिंग डेवलप हो गई और एकदम से विद्रोह जो है वो भड़क पड़ा. और ये एक मेन स्पार्क था, इनफील्ड राइफल वाला जो इवेंट था, ये एक इमीडिएट कॉज बना हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द causes of revolt of 1857. Students, we'll see later on what happened in this revolt. Thanks for listening. This is all about your today's class. Thank you.